मेरा शौक़ ही था ये, और बहुत ज़बरदस्त ज़ौक़ ही भी है ये, क्योंकि मेरे वालिद ये चाहते और तारीक फ़िज़ाओं को स्याही देंगे, फितने उठेंगे तो पैगाम में तबाही देंगे। हर शहर में तो उनकी एक बहन थी, और एक हमारे दादा की हर शहर में बहन थी, और उनके बाद फिर हमारे। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के एक ऐसे उर्दू घराने से है, एक ऐसी फैमिली से है जो 3 नस्ल से उर्दू की मुसलसल खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है, और उनकी खिदमत पूरी दुनिया के सामने हैं। उनके दादा ने या उनकी दादी ने जो मैगज़ीन शुरू की थी, वो एक अरसे तक हर हिंदुस्तान में या कह लीजिए कि दुनिया में जहाँ भी उर्दू थी उस घर की जीनत बनी हुई थी। इस तारुफ से आपके जहन में नाम आ गया होगा कि हम किस मैगज़ीन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खातूने मशरिक़ की। ये मैगज़ीन जो हर घर की जीनत होती है, हर जगह नज़र आती है, आज हमारे साथ मौजूद है इस मैगज़ीन के बानी की पोती मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी, जिन्होंने ख़ुद 25 सालों तक इस मैगज़ीन की इदारत का फ़रीज़ा अंजाम दिया है। इसके अलावा चश्मा फ़ारूक़ी अफ़साना निगार हैं, शायरा हैं, और खातून मशरिक़ की इदारत की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के साथ इन्होंने रूप की शोभा नाम से एक हिंदी मैगज़ीन की भी शुरुआत की, और 24 सालों तक ये मुसलसल मैगज़ीन निकलती रही। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चश्मा फ़ारूक़ी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी से। मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी, आपका बहुत खैर मक़दम है मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। आपका ताल्लुक़ एक अदबी घराने से है, एक ऐसे घराने से जिन्होंने उर्दू अदब की आबियारी की है। तो आपने जो उर्दू अदब पर काम करना शुरू किया, अफ़साना लिखना शुरू किया, तो इसमें आपका शौक़ था या आपकी मजबूरी थी? घर वालों ने कहा कि सारे घर वाले इसी मैदान में काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी यही करना होगा, या आपका शौक़ बचपन में कुछ और बनने का था, कुछ और करने का था? नहीं, मेरा शौक़ ही था ये, और बहुत ज़बरदस्त ज़ौक़ ही भी है ये, क्योंकि मेरे वालिद ये चाहते थे कि मैं बहुत टॉकेटिव थी, कि वो चाहते थे कि किसी तरह से ये लॉ करे और ये जज बने। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हमने हमारा ऑफिस और घर बराबर था, तो जितने अफसाने उसमें आते थे पढ़ने के लिए लोग भेजते थे, तो उसे हम पहले पढ़ लिया करते थे। तो वो देखते देखते हमारे वालिद बोले कि वो बेटा आप लिख सकती हैं। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या लिखने को कह रही हैं, कहने लगे लेकिन तुम मुझे कुछ भी लिख के दिखा दो। तो हमने ऐसा ही दिन भर का एक वाक़या उनको लिख कर दे दिया। हमने कहा देखिए इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने जब वो पढ़ा तो बहुत खुश हुए, तो क्योंकि कहने लगे इसके अंदर जो तुमने ये लिखा है कि बाहर से आते वक्त तुम्हारे पब्लिक को देखकर या उनके साथ जो नाइंसाफ़ी थी उसे देखकर तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी, क्योंकि जो कुछ गरीब तबका वहाँ रहता था, वो गरीब बेचारे खाना मांग रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो होटल के बाहर बैठे हैं और वो खाने मांगने के लिए हाथ पसार रहे हैं और लोग आ रहे हैं दे रहे हैं उनको, पता नहीं इस तरह से। वो सारा वाक़या जो मैंने उनको लिखा तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ये कहा कि अब आप रेगुलर लिखा करें, और उसके बाद मुझे दिखाया करें। तो किस क्लास में जब आप थीं तो आपने लिखना शुरू किया? जब मैं तकरीबन 8वीं क्लास में थी। तो आपने पहला, यानी वो पहली तहरीर थी? आप पहली तहरीर थी जो मैंने अफसाना टाइप का क्या था? हाँ, वो दिन भर का एक वाक़या था जो मैंने उनको लिख कर दिखाया था। जो वाक़या था आपने उनको लिख करके वो लिख कर दिखाया कि वो हमारी एक एग्ज़ाम था वो हमारी तरह से कि हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो उसको देख कर उन्होंने कहा कि आप लिख सकते हैं? हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल आप लिख सकती हैं और आप लिखें। तो आपका जो स्कूल था उस वक्त वहाँ के उर्दू का माहौल था या घर जैसा माहौल वहाँ का नहीं था? घर के माहौल से आपको शौक़ जज्बा पैदा हुआ? उर्दू पढ़ने का और लिखने का जो मेरा शौक़ था वो मुझे घर से ही मिला है। स्कूल का माहौल नहीं था? स्कूल में मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी आप? जी। अच्छा, आपके दादा ने इतनी बड़ी मैगज़ीन शुरू की और ये हर घर की जीनत मैगज़ीन थी, लेकिन आज जो ये मैगज़ीन है तकरीबन सिमट कर रह गई है या पहले जैसी मकबूलियत अब नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? इसे आप बदलते हुए दौर की कहानी कह सकते हैं,
जो पहले हमारी ये शुरुआत थी तो इसमें ये था कि हर घर में ख़वातीन होती थी, लड़कियाँ होती थी, और इतना ज़्यादा उनको बाहर आने जाने पर भी पाबंदी थी, या फिर वो घरेलू ही तालीम हासिल करती थी। तो उसमें उनको ये होता था कि आपको एक मैगज़ीन लाकर उन्होंने दे दी कि आप ये पढ़िए, उसके अंदर ये कि खानादारी भी है और पकवान भी है और क्या कहते हैं सिलाई कढ़ाई और कशीदाकारी हर चीज़ उसके अंदर होती थी। तो वो घरेलू उसमें ला के दे दिया जाता है कि आप ये पढ़िए और इससे जो कुछ ज़ौक़ और शौक़ हासिल कर सकती हैं। और अगर वो लड़कियाँ कुछ लिखती भी थीं तो वो भी अपने वालिदैन को दे देती थी कि वो पोस्ट कर देते थे कि आप उसे देखें और पोस्ट कर दें। तो इस वजह से भी ये माहौल अब ये है कि माशाल्लाह से तरक्की का दौर है। उसमें ये कि लोग एक से एक तालीम हासिल कर रहे हैं, एक तो इनके पास वक्त नहीं है पढ़ने का आजकल के दौर में, और उसके बाद फिर हर चीज़ हमारे पास नेट पर मौजूद है, यानी इंटरनेट, फेसबुक, हाँ फेसबुक की वजह से, यूट्यूब की वजह से कह लीजिए, मोबाइल पे कह लीजिए, नेटवर्क, लैपटॉप है, या फिर हम हर चीज़ टीवी है, जो भी कुछ है प्रिंट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो कुछ ना कुछ तो मुतासिर होना है। एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें थी वो अब इंटरनेट के ज़रिए हासिल हो गई है, हाँ। तो लोगों ने पढ़ना। अच्छा ये बताइए किसका जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन था वो कितना था और अब कितना पर आ गया है? देखिए इसका जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जो मेरी याददाश्त में महफूज है वो तकरीबन 90s का है, जो 1.25 लाख से ज़्यादा का सर्कुलेशन था इसका। अच्छा, नहीं मतलब जो घर 1999 में 1.25 लाख से ज़्यादा इसका सर्कुलेशन, 1990 में, 1990 में 1990 में 1.25 लाख से ज़्यादा इसका सर्कुलेशन था। क्योंकि हमारे वालिद साहब हमारे सामने जिक्र करते थे कि आज मेरा इतनी कॉपियाँ पोस्ट की हैं, या वो घर में जब मेहमान आते थे उनके साथ भी डिस्कस होता था, बात होती थी। और हमारे घर में ये था कि हर इतवार को पूरा दिन मेहमानदारी रहती थी, उसमें उनके अदीब और शायर और क्या कहते हैं एजेंट जितने भी लोग उनके मिलने वाले थे वो हर संडे को हमारे घर में रहता था। और हमें भी ये ताकीद थी कि आप इतवार में फ्री रहें और अपना स्कूल का काम या अपने जो भी कुछ घरेलू मसरूफियात है वो आप शनिचर में करके ख़त्म कर लें। इतवार को मेहमानों के लिए मुकम्मल मुकम्मल फ्री रहे, उनके साथ आपको उठना बैठना है, उनके साथ बात करना है। तो शायद ये शौक़ हमारे ख़वातीन आती थी लिखने वाली पढ़ने वाली, उनसे भी मुझे लगता है कि जब मैं उनको देखती थी माशाल्लाह से इतना काबिल होते हुए, तो मेरा भी दिया मैं भी लिखूँ। अच्छा, आपकी दादी ने मरहूमा अनवरी बेगम और आपके दादा मौलाना अब्दुल अली फ़ारूक़ी ने इस मैगज़ीन की शुरुआत की, तो उनके जहन में क्या ख़ाका उसवक़्त था, क्या पस मंज़र था, किस तरह उन्होंने शुरू किया? हमारे नाज़रीन को आप इस बारे में कुछ बताएं। मेरे दादा मरहूम जो थे मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूक़ी, वो माशाल्लाह से देवबंद से फ़ारिग़ थे। अच्छा, देवबंद से फ़ारिग़, और हाफिज़ भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये था कि वो ये चाहते थे कि मैं अपनी ज़बान की खिदमत करूं और हर घर में हर बच्ची को मैं उर्दू पढ़ा दूं, और उसको कैसे पढ़ाना ये वो सोचने लगे। तो शायद उनके जहन में ये खातून मशीका आया होगा कि मैं एक मैगज़ीन ऐसा शुरू कर दूं कि मैं हर घर में भेजूं और बच्चियां उनको पढ़ें, और उसके अंदर इतना साफ़ सुथरा मवाद हो कि घर वालों को भी कोई एतराज़ ना हो पढ़ने पर, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और उसमें मेरी दादी मरहूमा ने उनका बराबर का साथ दिया। मतलब 1941 की बात होगी जब वो एक तकरीर के सिलसिले में कांग्रेस का वो चल रहा था अधिवेशन, तो उसमें एक तकरीर के सिलसिले में उनको 1 साल की जेल हो गई, उनको मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूक़ी को। तो उस 1 साल के अरसे में पूरा जो जिम्मेदारी थी वो मेरी दादी ने निभाई। तो ये कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी संभाली या पहले सुन नहीं, उनके साथ करती चली आ रही थी, काम वो भी हाँ, मिलके करती थी, क्योंकि घर और ऑफिस हमारा एक ही जगह पर था। तो जैसे हम लोग हैं, हमें आदत रही कि हमारे वालिद कैसे काम करते हैं, तो हम देखते थे कि इस तरह से डिस्पैच हो रहा है, इस तरह से वो लिखा जा रहा है, या कातिब कैसे लिख रहा है। तो इस तरह से हम उनको भी देखते चले आ रहे, तो ज़ाहिर है वो भी देखती चली रही होंगी। तो उन्होंने माशाल्लाह से पूरे साल में कैसा आइडिया अपनाया, या आपके उसके बाद आपके वालिद साहब ने कि इस मैगज़ीन को ये कहा कि इतनी तरक्की मिल गई, क्योंकि जो आपकी मैगज़ीन है सबसे ज़्यादा मकबूल रही है हर रेलवे स्टेशन पे, हर बुक स्टॉल पे, जहाँ भी मतलब अगर उर्दू का कोई रिसाला नज़र आता है तो खातून मशरिक़ आ रहा था, अब तो शायद कम हो गया है, आपको भी इसका एतराफ़ है। तो किस तरह उन्होंने इतना पॉपुलर किया उस दौर में इसको? देखिए, दादा जान का तो मुझे इतना याद नहीं कि उन्होंने पॉपुलरिटी में किस तरह से ताउन किया या उन्होंने क्या मेहनत की। मेहनत तो की है, जाहिर सी बात है, जो आज इस मकाम पर हम पहुँचे हैं तो मेहनत उनकी ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने अपने वालिद को माशाल्लाह से माशाल्लाह मरहूम को ज़रूर देखा है कि वो हर घर में खतूत लिखना, और जैसे अगर कहीं पर कोई उनकी हर शहर में तो उनकी एक बहन थी, और एक हमारे दादा की हर शहर में बहन थी, और उनके बाद फिर हमारे वालिद की हर शहर में ज़रूर एक ना एक बहन थी। और उस बहन की ये ज़िम्मेदारी थी कि उस शहर की तमाम ख़वातीन को खातून मशीक से मुंसलिक करना है, कैसे भी करके। हर शहर में एक बहन थी, मतलब उन्होंने एक नुमाइंदा बनाया हुआ था। हाँ, एक नुमाइंदा बना हुआ था, और उसके साथ बहन की जिम्मेदारी वो निभाते थे। अच्छा, कि उनको बहन जैसा रिश्ता अपनाया होता, जिसके लिए कि हमारे ख़ानदान दर ख़ानदान की दोस्ती आज भी है। अगर मैं आपको नाम गिनवाऊँगी तो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा।
अच्छा, जो आपकी मैगज़ीन, इसमें बहुत सारे लड़कियों की शिकायत है कि हमारी जो तख्लीक है उसमें नहीं छपती, हम पढ़ते हैं पोस्ट कार्ड के ज़रिए, जो भी उस वक्त का तरीक़ा था, उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था, मेल नहीं था, तो भेजती थी, लेकिन आपके यहाँ उनकी तख्लीक़ात नहीं छपी, तो उन्हें शिकायत रहती थी इस बात की। देखिए, शिकायत तो इंसान को हर हाल में रहती है। कोशिश तो वालिद साहब की ये थी कि किसी को शिकायत ना हो किसी भी तरह से, लेकिन वही बात है कि 64 पेज का रिसाला और 1 लाख के ऊपर ख़वातीन और रीडर्स उसके लिखने वाले और पढ़ने वाले, तो सबकी शिकायत दूर करना तो नामुमकिन था। फिर भी कोशिश तो, जैसे मैंने इतने साल तक संभाला, तो मेरी कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से मैं शिकायत का मौका नहीं दूँ। 25 सालों तक आपने भी इसकी इदारत की, तो आपको अपने इदारत के ज़माने में किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये कहूँगी भाई कि मुझे दुश्वारी कोई नहीं हुई, क्योंकि वालिद साहब ने माशाल्लाह बहुत सिखाया था। और उनके बाद मेरे शौहर साहब शहजाद फ़ारूकी, उन्होंने मेरे साथ बराबर का ताउन किया। कहीं भी कोई आने जाने की कोई मुझे परेशानी नहीं हुई, किसी के साथ मिलने जुलने की नहीं हुई। हत्ता कि मुझे किसी दूसरे शहर जाना पड़ा तो भी मैं आराम से चली जाती थी और दुश्वारी मुझे किसी किस्म की नहीं हुई। हाँ, कभी कभी जब माल वापस आ जाता था, बरसात में आ गया या फिर मौसम की किसी से अफरा तफरी में कोई हालात फसाद है या बारिश वगैरह का मौसम में माल नहीं जा पा रहा है, तो वो जो जहनी परेशानी होती थी वो एक अलग बात। आपने इसको मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए क्या किया? मतलब हर आने वाला ज़िम्मेदार सोचता है कि पहले के मुकाबले में उसको मज़ीद तरक्की दिलाए। हाँ। तो खातून मशरिक़ को आपने मज़ीद तरक्की दिलाने के लिए क्या किया अपनी ज़िम्मेदारियों के ज़माने में? हमारे वालिद साहब ने अपना, जिस वक्त वो करते रहे होंगे, तो अपना एक सर्टिफिकेट बनवाया खातून मशरिक़ के इदारे से कि जितने इसके अंदर लिखने वाले होंगे तो मैं उनको ये तकसीम किया करूँगा कि उनके पास ये सनद रहे कि वो उसके अंदर शामिल रहे थे। तो उनका इंतकाल हो गया 95 में। शायद वो इतने लोगों में तकसीम नहीं कर पाए जितना कि उनकी सोच थी। जब मैंने बाद में ऑफिस ज्वाइन किया और मैंने ये देखा कि ये रखे हुए हैं, तो फिर मैंने यही किया कि मैंने सोचा अब हर साल एक प्रोग्राम मुझे ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं सेमिनार हो या फिर मुशायरा हो, जो भी कुछ हो, उसके अंदर जितने भी तख्लीक़कार मेरे पास आते थे, तो मैं ये सोचती थी कि मैं उन सब को सर्टिफिकेट दूँ। तो खातून मशरिक़ एक ऐसा इदारा था जिसके साथ मैंने नहीं मानती कि हिंदुस्तान का कोई फ़र्द जुड़ा हुआ नहीं था। हर फ़र्द किसी न किसी फैमिली के ज़रूर जुड़े हुए। तो मैं सोचती थी खातून मशरिक़ का इस सनद के सर्टिफिकेट उसके घर में होना चाहिए। उसके 3-3 जनरेशन इसके साथ खिदमत गुजारी में लगी हुई हैं। ये खिदमत गुजारी थी कि वो हर महीने सारा बुक स्टॉल से लेकर आना या हॉकर से ये कहना कि हमारे घर पहुंचा देना, उसके पैसे पहले वहाँ जमा करना बुक स्टॉल पे जाकर, या हमारे पास पहले से भेज देना सरकार सब्सक्राइबर के लिए, और वो इंतज़ार करते थे डाक का। तो ये उनकी खिदमत तो थी हमारे लिए, तो हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम कम से कम एक सर्टिफिकेट तो उनके घर में दे। अच्छा, आप इंटरनेट का ज़माना, आपने भी कहा कि इंटरनेट की वजह से आपकी रीडरशिप कम हो गई, सर्कुलेशन कम हो गए, तो आपने अपनी मैगज़ीन को इंटरनेट पर लाने के लिए क्या किया? मतलब बहुत सारी मैगज़ीन का ई एडिशन है, तो क्या आपका है या इंटरनेट के ज़रिए पहुंचाने की आपकी किस तरह कोशिश कर रहे हैं? असल में खातून मशरिक़ का ये था कि एक टीम वर्क था, पूरी फैमिली इसके अंदर जुड़ी हुई थी। तो उसमें ये होता है कि देखिए सभी तरह के बहन भाई होते हैं, उसमें किसी का मिजाज मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो उसमें कुछ लोगों की राय नहीं बनी कि हम इसको इंटरनेट पर लेकर आएँ, कि नहीं हम इसको अपने पर्सनली रखेंगे, इंटरनेट पर नहीं देंगे, और जिसको भी पढ़ना है या जिसको इसके जुड़ना चाहता है ख़रीद कर ही पढ़े और हमारे साथ ही रहे। वो इंटरनेट से मतलब ना पढ़े, इंटरनेट से नहीं पढ़े। अच्छा, आप अफ़साना भी लिखती हैं, आपकी अफ़साना के कई मजमूए छपे हुए हैं, तो उन अफ़सानों में आपका बुनियादी मौजू क्या रहता है? किन इशूज़ को आप फोकस करती हैं? बुनियादी मौजू जो होता है मेरा होता है औरत, कि औरत को कैसे कामयाबी मिले। मतलब आप औरत हैं इसलिए औरतों के मसाइल पर लिखते हैं? हाँ, मैं औरतों के मसाइल पर ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ लिखने की, और मैं ये चाहती हूँ कि हर औरत कामयाबी हासिल करे। और कामयाबी से मतलब ये नहीं कि उसके पास अर्निंग ज़्यादा हो, नहीं, वो मजबूत हो कि कोई उसका इस्तेसाल ना कर सके। अच्छा, आपने मैगज़ीन में काम किया, इतने सारे हिंदुस्तान की लाखों ख़वातीन से आपका रब्ता रहा, तो हिंदुस्तान में औरतों के बुनियादी मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? देखिए, बुनियादी मसाइल तो हमारे अपने घर से शुरू होते हैं। अगर हमारी तरबियत नहीं है तो हमारे सामने मसाइल के ही मसाइल होंगे। अब उसमें यह है कि अगर हमारी वालदा ने हमसे कुछ कहा, या वालदा को छोड़िए सास की बात करते हैं, सास ने हमने कुछ कहा, अगर हमारी तरबियत ख़राब होगी तो हम सास की बात नहीं सुनेंगे, और अगर हमने उस वक्त मदर इन लॉ की बात सुन ली तो मसाइल नहीं है।
तो मसाइल तो हमारे अपने घर से शुरू होते हैं या हमारी सोच से शुरू होते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारी तरबियत अच्छी है, तो मसाइल नहीं है सामने। तो वो सोच और तरबियत का मसला कैसे असल होगा, वही तो असल जड़ है ना। उसकी असल जड़ तो यही है कि हम जब वालिदैन नए बच्चे उनके घर में आएँ तो उनकी तरबियत इस तरह से करें कि उनको दीनी और अदबी ज़िंदगी दोनों तरह से दें। दीनी ज़िंदगी भी और दीनी ज़िंदगी भी दें। दीनी ज़िंदगी से ये होगा कि हमारी सोचने की, समझने की सलाहियत बढ़ेगी कि हम कहाँ गलत हैं। जब हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे सामने मसला भी नहीं आएगा। अच्छा, आपके जो अफसाने हैं वो 3 मजमूए क्या क्या हैं, वो 3 कब कब आपने वो शाये कराए तीनों मजमूए को? अफसाने मजमूए मेरे पास 3 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं मेरे साथ में। पहला है टूटे पत्ते, और जो 16 में शाये हुआ, हाल ही की बात है। दूसरा मेरा कश्मकश ज़िंदगी जो 17 में हुआ, और सोच की लहरें मेरा अभी 18 जनवरी में शाये हुआ है। खातून मशरक़ छोड़ने के बाद ये सब आपने काम किया, पहले इन सब काम को आपने नहीं किया? हालांकि मेरे वालिद मरहूम मुझसे ये कहते रहे, चश्मा अपने बेटे अफसाने इकट्ठे करके मुझे दे दो, मैं एक मजमुआ शाये कर दूँ। तो शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, तो वो नहीं हो सका। फिर मेरे शौहर मेरे से कहते रहे, भाई अपने अफसाने इकट्ठे करके दे दो। अंकल तो चले गए, कहते कहते कम से कम मैं इस काम को कर दूँ, इस जिम्मेदारी को कर दूँ, लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद जब मैंने खातून मशरक़, जब हमारे घर ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई, तो मैंने सोचा अब मेरी अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, बच्चों की परवरिश भी है, उनकी पढ़ाई भी इस तरह से हो गई है। तो मैंने फिर खातून मशरक़ को 2 साल पहले छोड़ दिया। मैंने कहा ये लोग खुद कर लेंगे भाई मेरा। तो उसके बाद से फिर मैंने अपने अफसाने सारे इकट्ठे किए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनके 3 मजमूए लिए। ये सारे वही जो खातून मशरक़ में छपे थे? कुछ छपे भी हैं, कुछ नहीं भी छपे हैं। अच्छा, आपके दादा आपकी दादी सब अफसाना लिखते रही या उर्दू से जुड़ी हुई थी, आपके भाई भी? तो जो आपके शौहर हैं शहजाद फारूक, आपने बताया वो भी अफसाना लिखते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं या उनकी लाइन अलग है? नहीं, वो प्रिंट उसमें हिंदी वाले रूप की शोभा में वो मेरे साथ जुड़े रहे हमेशा। डिस्पैच का सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, लेकिन वो लिखते नहीं हैं। अच्छा, आपने रूप की शोभा का बताइए, मैगज़ीन भी आपने शुरू की जैसा कि मैंने पढ़ा, तो इसका क्या मकसद है इसको शुरू करने का? और एक तो ये कि आपने उर्दू की खिदमत कर रहे थे, तो फिर हिंदी शुरुआत करने का मकसद? रूप की शोभा शुरू करने का मकसद मेरे वालिद के जहन में आया। तौफीक फारूकी साहब कहने लगे कि हिंदी उर्दू हमारी दोनों अपनी ज़बानें हैं, तो हम उर्दू की खिदमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम हिंदी के ज़रिए भी उर्दू की खिदमत कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उर्दू के ही ज़रिए खिदमत करें, हिंदी के ज़रिए भी कर सकते हैं। जो बच्चे नए ऐसे हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ तो हम उनको समझा ही सकते हैं हिंदी के ज़रिए। तब उन्होंने हिंदी का मैगज़ीन शुरू करने का प्रोग्राम बनाया, और इसको फिर हम दोनों, मियाँ बीवी शहजाद फारूकी और मैंने मुस्तकिल 24 साल तक माशाल्लाह करते रहे। और इसकी रीडरशिप भी ज़बरदस्त रही अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी रहे इसकी लीडरशिप? इसकी रीडरशिप खातून मशरक़ की बिल्कुल बराबर थी। बराबर? हाँ, बराबर ही थी। और जब मैंने इसको बंद कर दिया तो आज तक भी मतलब मेरे पास ये लेटर्स और फ़ोन्स कॉल्स आने वाले सब आते हैं कि इसको आप शुरू कर दो। 1-2 से मैंने कहा भाई आप शुरू करना चाहते हो आप ले लो। और अब असल में ये देखिए एक सिलसिला होता है बना हुआ। पुरानी दिल्ली में हमारा ऑफिस था और वहाँ हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटीज़ थी, तो आसानियाँ भी थी वहाँ हमें। उसके बाद फिर हम यहाँ नई दिल्ली में हमें असर नौ हर काम करना पड़ता है। सिर्फ इसी वजह से मैं इसको शुरू नहीं कर सकी, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ कभी मेरे शुरू हो जाए तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह ज़रूर शुरू होना चाहिए। अच्छा, आपकी अदबी मसरूफियात है, इतनी मशगूलियात रही खातून मशरक़ की, रूप की शोभा की, दीगर चीज़ें, और इसके अलावा जो आपकी घरेलू लाइफ है वो भी काफ़ी बेहतर नज़र आती है, बच्चों की तरबियत, घर के मसाइल, तो सारा कुछ हम मैनेज कैसे कर लेते हैं? इसमें देखिए, जितना मैं अपने वालिद साहब की मग़फ़िरत की दुआ करूँ उतना ही कम है। उन्होंने जो हमारी परवरिश की, उन्होंने इसी तरह से की कि हम ऑलराउंडर हो जाएं, कि कहीं पर भी कहीं आप बिल्कुल मात ना खा सकें, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो या अदबी ज़िंदगी हो या बाहर का माहौल है, कहीं का भी आप बिल्कुल मात ना खाएं, और अपनी ज़िंदगी को आप ऐसे मैनेज करके चलें कि आप हर काम को वक्त दे सकें। तो कोशिश मैं करती हूँ कि हर तरह से सबके साथ वक्त दे सकूँ और सबकी खिदमत भी कर सकूँ, और अपना घर भी मेरा उससे मुतासिर ना हो। आज का जो उर्दू अदब है, जो आपके वालिद साहब के ज़माने में था या दादा के ज़माने में था, तो कुछ उसी तरह आज का उर्दू अदब है या कुछ तब्दीली आई है इसमें? तब्दीली आई है। किस तरह के? जो उस वक्त का वालिद साहब के ज़माने का उर्दू अदब था, जो हमारे पढ़ने वाले आते थे, वो माशाल्लाह से बड़े मंझे हुए लिखने वाले होते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। अब जो आ रहे हैं उनको लिखना नहीं आता।
अब वो सोचते हैं कि मुझे किया कराया मिल जाए, करना ना पड़े कुछ भी। तो लिखने वाले तो कोई ना कोई होंगे ना? हाँ, लिखने वाले तो ज़रूर हैं, लेकिन जो उनको सिखा रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो उनसे लिखवाएं, ना कि उनको लिख कर दें। मतलब लिखने वाले चंद है और नाम कमाने वाले ज़्यादा हैं। तो इसका आजकल हालांकि ज़्यादा सहूलियात है, उर्दू एकेडमी है, कौमी कौंसिल, बड़े बड़े इदारे हैं, तो क्या ये इदारे अपने मकसद में नाकाम है? ऐसे अफराद नहीं पैदा कर पा रहे हैं? सरकारी ग्रांट्स इनको मिल रहे हैं, क्यों, मतलब क्यों नहीं ऐसे अफराद पैदा हो रहे? देखिए, किसी भी इदारे को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर जिम्मेदार हैं हम कहीं, तो हम खुद हैं। सबसे पहले जो लिखने वाला है वो चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊं, तो पहले उसे अपना कलम उठाना चाहिए। तो जो न्यू जनरेशन है उसमें भी उर्दू मतलब नहीं नज़र आ रही है। आपने जैसा कि कहा कि खातून मशरिक़ इस वजह से नहीं पढ़ा जा रहा है कि वो इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो गुज़िश्ता 15-20 सालों में जो नई नस्ल आ रही है तो वो उर्दू भी नहीं जानती है? पहले के बच्चे या माँ बाप बच्चों को उर्दू पढ़ाते थे, है ना, घर में उर्दू पढ़ाते थे, या स्कूल में, मदरसा में। अब ना तो घर में उर्दू पढ़ाने का मिजाज है और ना स्कूल और मदरसे में इंग्लिश मीडियम में फैशन बन गया है। इंग्लिश मीडियम एक फ़ैशन बन गया है और घर में बच्चों के पास वक्त नहीं है। पहले हम स्कूल जाते थे तो हम 12:30-1 बजे तक घर आ जाते थे। अब बच्चे ही 3-3, 4-4 बजे स्कूल से आते हैं और फिर वो इतने थक जाते हैं कि वो इस लायक नहीं रहते कि कुछ पढ़ सकें, और उसके बाद फिर उनके ऊपर स्कूल का इतना बोझ होता है कि वो दूसरी पढ़ाई कर ही नहीं सकते। तो अक्सर कभी कभी जो इंग्लिश स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि एक क्लास में अगर 35 बच्चे हैं, वो 35 बच्चों के पेरेंट्स मिलकर अगर प्रिंसिपल से ये कहें कि एक उर्दू टीचर यहाँ लाइए, अवेलेबल करिए, तो ऐसा नहीं है कि वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पेरेंट्स नहीं कहते। तो ये हमारी कमी है ना। मैंने अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में पढ़ाया है, जहाँ वो उर्दू भी पढ़ते रहे और इस्लामियात भी पढ़ते रहे। मेरी कोशिश ये थी कि 8वीं 10वीं तक वो कम से कम इस लायक हो जाएं कि अपनी ज़बान को समझ सकें, और उसके बाद भले ही अपनी लाइन अपने आप चूज़ करेंगे कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। अच्छा, जैसे एक और सवाल उठता है कि जो उर्दू के इदारे हैं तो उनका जो प्रोग्राम होता है ज़्यादा पुरकशिश नहीं हो पाता है या ज़्यादा ऑडियंस नहीं आ पाते हैं। इधर रेख्ता ने एक शुरू किया अपना प्रोग्राम जश्न रेख्ता के उन्वान से, तो उसमें ऑडियंस का एक हुजूम होता है, या मतलब उर्दू से मोहब्बत करने वालों के, तो नहीं कह सकते कि सारे उर्दू जानने वाले होते हैं और पढ़ने वाले होते हैं, तो उसकी क्या वजह है? एक तो जितने भी इदारे हैं, हर आने वाला ही सोचता है कि वहाँ हमको हासिल क्या हो रहा है। हर इंसान आजकल इतना ज़रूरतमंद है कि वो सोचता है जहाँ मुझे फ़ायदा हो मैं वहाँ जाऊँ। अगर वो कहीं जाते भी हैं तो अगर उन्हें हासिल नहीं होता कुछ भी, तो वो नहीं जाना चाहते, और कुछ ऐड नहीं होता उनका। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ कुछ प्रोग्राम भी होने वाला है। तो बाकी है कि रेख्ता कोशिश करता है माशाल्लाह से, और उसके पास शायद अपनी बस इस तरह के इंतज़ामात भी हैं कि लोग उसके आते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उर्दू का फ़रोग़ कैसे मुमकिन है, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये इसकी क्या शक्ल हो सकती है? इसकी आसान सी शक्ल ये है कि हर इंसान ये सोच ले कि मैं एक बच्चे को तो उर्दू पढ़ाऊँगा। आसान सा, एक बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को। अगर हमारे पास 1.25 लाख रीडर हैं और 1.25 लाख रीडर ये सोचे कि मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, तो 1.25 लाख रीडर एक और हो जाएंगे ना आपके सामने। लेकिन उसकी एक वजह भी है ना कि लोग उर्दू नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उर्दू में रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि जिसमें मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है तो मैं उसको क्यों कोशिश करूं पढ़ाने की। लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर में शामिल है या हमारे दुनिया से, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हम उसे रोज़गार से ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये जानना चाहें कि जिस तरह आपने अपने 3 अफ़साने छापे हैं या छपवाए हैं, तो आपके वालिद साहब हैं, आपके दादा हैं, आपकी दादी है, उनकी भी कुछ मजमूए हैं, उनकी भी कुछ किताबें हैं खातून मशरिक़ से हट करके? हमारे दादा मरहूम की तो 12 किताबें थीं। अच्छा, किस टॉपिक पर? तो किस टॉपिक पे थी ये तो मुझे इतना नहीं है, क्योंकि हमें वो अवेलेबल नहीं हो सकी। हमारे पास उनकी 2 ही किताबें हैं। एक तो उन्होंने लिखी थी कैदी की डायरी। कैदी की डायरी, जब वो 1941 में गुजरात जेल में रहे, तो उस वक्त उन्होंने वहीं के माहौल से मुतासिर होकर पूरी कहानी, जेल के माहौल से, जी, और या जो हजरात उनके साथ थे, पूरा सबका जिक्र है उसके अंदर। यानी कैद की पूरी मंजरकशी की है, पूरा मंजरकशी है उसके अंदर, और वो उन्होंने लिखी, और उसकी भी एक कॉपी है मेरे पास। उसके अलावा ये कि उन्होंने शाहजहाँ ज़फ़र साहब के ऊपर भी उन्होंने पूरी किताब लिखी है।
और उसके अंदर उन्होंने गदर की मारी शहज़ादियाँ लिखा है। वैसे तो आखिर में जब मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हो रही थी और उस वक्त जो शहज़ादियों के ऊपर जो गुज़री, उन्होंने वो हालात लिखे हैं। और वालिद साहब की भी एक किताब थी, तो वो उनकी प्रिंट नहीं हो सकी उनकी ज़िंदगी में। और उसके बाद वो असल में हमारा ऑफ़िस 2-3 बार चेंज हुआ, तो उनका असल कॉपी भी कहाँ गई तो वो भी हम कह नहीं सके कहाँ रखी गई, वेस्ट हो गई, ज़ाया हो गई, क्या हुआ। अगर वो मिल जाती तो शायद मैं छाप देती। वो उनके कलाम पाक के ऊपर थी कि जो इतना कलाम पाक छपता है दुनिया में, तो आखिर वो जाता कहाँ है? क्या इतने पढ़ने वाले हैं कलाम पाक को? जबकि हम ये कहते हैं कि कलाम पाक घर में लोग एक लाते हैं, अगर ऊपर ताक में रख देते हैं बंद करके, और वो रमज़ान खुलता है, उसके बाद तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उनका ये कहना था कि जब इतना कलाम पाक छपता है तो क्या इसको जिन्नात पढ़ते हैं या इंसान पढ़ते हैं? उस पर उन्होंने पूरी किताब लिखी थी, पूरी तहकीक करके और पूरी किताब लिखी थी। लेकिन उसकी असल कापी हमें मिल नहीं सकी, इसलिए हम प्रिंट नहीं करा सके। अच्छा, आपकी जो पूरी फैमिली है वो अदब से जुड़ी हुई है या जर्नलिज्म से उनकी वाबस्तगी है, तो ये आपके ख़ानदान का असर है या सब लोग मतलब किस तरह इसमें लगे हुए हैं? ये हमारे दादा मरहूम की ही शायद असरात हैं कि वो उनके एक भाई थे मुक़ीमुद्दीन फ़ारूकी, जो कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, और वो कम्युनिस्ट से जुड़े रहे। और हमारे दादा जो एक अदबी फैमिली से, मतलब उससे शुरू किया उन्होंने सिलसिला, तो उनके बाकी सारे हमारे वालिद जो 5 भाई थे, पाँचों के पाँचों इसी फील्ड में रहे। और उनके बाद फिर आगे आने वाले बच्चों में भी ये शौक़ पनप गया और उसके अंदर फिर सब इसी फील्ड में चलते चले गए। तो इन दिनों तो आपने खातून मशरक़ को छोड़ रखा है, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो अब आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह गुजर रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, घरेलू ज़िंदगी से तो छुटकारा हासिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो रहना भी चाहिए, पाबंदी हमारी। तो उसमें सब बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेरे घर की ज़िम्मेदारी, और इसके अलावा लिखने का मेरे पास अपना वक्त एक अलग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ 2-4 अफ़साने में मजमुए और 1-2 शायरी का मजमुआ, और बाकी मेरे मज़ामीन भी होते हैं, मैं मकाले भी लिखती हूँ। अच्छा, मकाले भी लिखती हैं अलग से? जी। तो उन सब का एक अलग अलग मजमुआ मैं तैयार कर लूँ, तो इस कोशिश में मैं अपनी जिम्मेदारी इस काम में लगी रहती हूँ। जब शायरी भी करती हैं तो क्या किस तरह के मुशायरों में आपकी शिरकत होती है? किस तरह की गज़लें आपने लिखी है, कितनी लिखी हैं, इस बारे में ज़रा सामीन को बताएं आप। मुशायरों में शिरकत मेरी बहुत ही कम हुई होगी। बहुत ही जो करीबी लोग मेरे दोस्त हैं, अगर उनका कोई मुशायरा होता है तो 1-2 जगह मैं चली जाती हूँ। क्यों? मुशायरा का मतलब लोग समझते हैं उर्दू की खिदमत, मुशायरों की लोगों के साथ जाने का क्या मतलब? मुशायरों में मैं सिर्फ सुनने की हद तक शिरकत करती हूँ, वहाँ मैं पढ़ती नहीं हूँ। हाँ, जो अदबी नशस्तें होती हैं मैं उसके अंदर पढ़ती हूँ। मुशायरों में आप नहीं पढ़ते? नहीं, मुशायरा जो होता है अदबी नशस्त नहीं है क्या? अदबी नशस्तें, जो अदबी नशस्त होती है उसमें ये होता है कि 5-7 लोग होते हैं, 10-12 लोग होते हैं। और मुशायरे में तो तरह तरह की ऑडियंस होती है, या फिर उसमें जो शिरकत करते हैं वो भी लोग तरह तरह के होते हैं, तो वहाँ नहीं पढ़ती मैं। अच्छा, मैं चाहूँगा डाइस पे मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना। अच्छा, डाइस पे पढ़ना, बस सारी बात ये है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि यहाँ आप हमारे सामीन को, जो हमारे नाजरीन हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आपको अपनी जो खूबसूरत गज़ल हो आपकी वो सुनाएं। गज़ल मुझे याद तो नहीं होती, अब देख के पढ़ लीजिए। लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको, चलिए ये सुना देती हूँ। और तारीक फ़िज़ाओं को स्याही देंगे, फितने उठेंगे तो पैगाम में तबाही देंगे। बहुत खूब। फितने उठेंगे तो पैगाम में तबाही देंगे। मैंने ये बात कभी भूल के सोची न थी, मेरे अपने भी मुखालिफ की गवाही देंगे। मेरे अपने भी मुखालिफ की गवाही देंगे। कौन सी राह दरे यार पे ले जाएगी, वो पता राह तमन्ना को ये राही देंगे। आप चाहें तो हमें भूल भी जाएं, लेकिन हम तो दिन अपने किसी हाल बिता ही देंगे। और भी निखरेगी कभी दारो रसन की अज़मत, सर को हक बात पे जब हक के सिपाही देंगे। सारे अपनों की शरारत है तबाही में मेरी, आप किस किस को इल्ज़ाम तबाही देंगे। बेनियाजी का ये आलम है तो एक दिन चश्मा, वो मेरे दिल को तड़प सूरत माही देंगे। और तारीक फ़िज़ाओं को स्याही देंगे, फितने उठेंगे तो पैगाम तबाही देंगे। सारे अपनों की शरारत है तबाही में मेरी, आप किस किस को ये इल्ज़ाम तबाही देंगे। बहुत खूब।
नाज़रीन, ये थी मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी, जिन्होंने अपनी ज़ुबानी अपनी दास्तान आपसे बयान की, अपनी कहानी भी सुनाई, अपनी फैमिली की कहानी भी सुनाई, अपने दादा और वालिद साहब के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे खातून मशरिक़ की शुरुआत हुई, किस तरह मैगज़ीन परवान चढ़ी, किस बुलंदियों तक ये मैगज़ीन पहुंची और फिर आज क्या सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं कि खातून मशरिक़ हिंदुस्तान की वाहिद मैगज़ीन है जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। हर घर के मैगज़ीन ज़ीनत रही, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, बुक स्टॉल पे या हर घर में जहाँ कहीं भी देखिए खातून मशरिक़ एक ज़माने तक नज़र आती रही। और मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी ने आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में पूरी तफसीलात से हमें आगाह किया और इन्होंने ये भी बताया कि उर्दू पढ़ने की ज़रूरत है, नई नस्ल को उर्दू से आगाह होना चाहिए। कम से कम हर शख्स अपने एक बच्चे को उर्दू पढ़ाया। इन्होंने ख़वातीन के ताल्लुक़ से भी बताया कि जो ख़वातीन के मसाइल हैं उसकी शुरुआत अपने घर से होती है, सास बहू की लड़ाई से होती है, इसलिए सास को भी और बहू को भी दोनों को समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी ख़ास बातचीत करने के लिए, इतना अच्छा एक मैसेज और पैगाम देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया शम्स साहब कि आप तशरीफ़ लाए और ये मौका फ़राहम किया आपने। बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।